पर्सनल फाइनेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो और मुझे अच्छा लगता है उस पर बात करना और साथ ही आपके कमेंट्स के या सवालों के जवाब देना। तो लेकर आया हूं एक बार फिर आपके सवालों के जवाब। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल मैं आज ले रहा हूं, यह पूछा है लोकेश पुरी गोस्वामी ने। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने सवाल पूछा है कि इक्विटी में अगर एसआईपी कर रहे हो और वहां पर 10 से 15% का प्रॉफिट आ रहा हो तो क्या आपको इक्विटी से लिक्विड फंड में स्विच कर देना चाहिए। और फिर मार्केट में करेक्शन तो आता रहता है, फिर जब 5-10% का करेक्शन आए उस वक्त अगेन लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में स्विच कर देना चाहिए तो कैसा रहेगा। सोचने में तो अच्छा लगता है कि जब जब मार्केट नीचे आए तब आप इन्वेस्ट करो और मार्केट ऊपर हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो उस वक्त आप वहां से निकलकर और लिक्विड फंड में स्विच कर दें। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा कि सेंसेक्स जिस वक्त 40,000 के पार गया था तो उस वक्त भी सबको यह लग रहा था कि अब तो मतलब इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है और अब ऐसे में स्विच करना बेटर होगा। लेकिन अब देखते ही देखते मार्केट 52,000 के ऊपर यानी कि सेंसेक्स 50,000 को भी क्रॉस कर गया। तो ऐसे में यह बहुत मुश्किल होता है कि किस वक्त पर आप स्विच करेंगे और इक्विटी से डेट या डेट से इक्विटी में। ऐसे में यदि आपका नजरिया लंबे समय का है, पहली बात यदि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ ही कीजिए, लंबे नजरिए के साथ ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऐसे में शॉर्ट टर्म में बार बार प्रॉफिट बुक करना शायद आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर क्या होता है, यदि किसी ने 40,000 के मार्केट पर इक्विटी से डेट में स्विच कर दिया हो या जब 10% का प्रॉफिट हो गया हो पोर्टफोलियो में तब स्विच कर दिया हो और बाद में मार्केट इस तरह से एक रैली दिखाए तो क्या यह संभव हो पाएगा कि वापस आप इक्विटी में स्विच करेंगे या करेंगे तो फिर फायदा कैसे होगा। आप ये समझ लीजिए कि यदि आप मैराथन रनर हैं तो आपकी स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि आपको लंबी दौड़ लगानी है इसके लिए आपको दौड़ में बने रहना है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं ले रहा हूं सक्षम रावत जी का। रावत जी ने कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी के जरिए निवेश किया हुआ है या उनकी एसआईपी चल रही है और वो जानना चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो कैसी हैं। स्कीम्स आपके पास सभी अच्छी हैं। आप डिफरेंट कैटेगरी की स्कीम्स यानी कि इक्विटी में लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस फंड इस तरह की और मिड कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में है। स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप भी है। तो यानी कि आपके पास सभी तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और ये अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इनके साथ बने रहिए। और आपका जो लक्ष्य है कि आपको रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए की जरूरत है तो यहां पर क्योंकि आपने 7,50,000 ऑलरेडी जोड़ लिया है और अभी आप एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एसआईपी का अमाउंट और बढ़ाना भी पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ये तो बात थी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। लेकिन जो दूसरा सवाल आपका है वो है एनपीएस को लेकर, क्योंकि एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी कि आपकी सैलरी का 10% और साथ ही 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि 20 साल के बाद आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जबकि इस वक्त आपके पास करीब करीब 25 लाख आपके पोर्टफोलियो में या आपके अकाउंट में इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि एनपीएस में जो रिटर्न्स हैं अगेन वो गारंटीड नहीं है, डिपेंड करते हैं कि अंडरलाइंग एसेट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। लेकिन यदि मैं 10% का एक सीएजीआर एज्यूम करूं तो 20 साल के बाद आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से। लेकिन एक बात और बता दूं, क्योंकि 20 साल में आपकी सैलरी कई बार बढ़ेगी और उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त पर मैं अभी उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं और यह एज्यूम कर रहा हूं कि जितना आप अभी कर रहे हैं उसको अगर मैं मान के चलूं और साथ ही आपका जो 25 लाख का ऑलरेडी यहां पर कॉर्पस इकट्ठा हो गया है उसको भी हम आगे उसी रेट से ग्रो करें तो आपके पास करीब 2,70,00,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे एनपीएस अकाउंट में 20 साल के बाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी और उस हिसाब से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और उसको अगर ध्यान में रखें
तो ये जो अमाउंट है तो ये इससे कहीं ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल पूछा है यशवंत ने। यशवंत का सवाल है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है क्या वो समय समय पर बढ़ता रहता है और जिस वक्त वो रिडीम करेंगे उस वक्त का एक्सपेंस रेशियो एप्लीकेबल होगा उनके रिडम्पशन पर। तो यशवंत जी, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है किसी स्कीम पर वो रिडम्पशन के वक्त एप्लीकेबल होता है, बल्कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उस पर जो भी एक्सपेंस होता है, चाहे वो फंड मैनेजर्स की सैलरीज हो, एएमसी के दूसरे खर्चे हो, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन हो, वो जो भी खर्चे होते हैं वो एडजस्ट होते हैं और उनको एडजस्ट करने के बाद आपकी नेट असेट वैल्यू निकाली जाती है, एनएवी कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए ये समझ लीजिए कि जो एक्सपेंसेस हैं वो रेगुलर बेस पर अप्लाई होते हैं, ना कि रिडम्पशन के वक्त अलग से। और फंड का साइज अगर छोटा है तो एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होगा, यदि फंड साइज बड़ा है तो इस केस में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। तो यदि आप किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि समय के साथ जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ेगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछा है प्रवीण लखंबरे जी ने। प्रवीण जी का सवाल है की होम लोन ट्रान्सफर केल्यावर इंश्योरेंस पॉलिसी तीस रहणार की पुनः इंश्योरेंस करावे लागेल। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पॉलिसी है वो किस तरह की है। अधिकतर जब आप कोई लोन लेते हैं तो उस वक्त बैंक आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, और टर्म पॉलिसी क्योंकि इसका नाम ही है टर्म इंश्योरेंस तो इसका एक फिक्स टर्म होगा। तो यदि आप उस बीच में अपना लोन ट्रांसफर भी करते हैं उस केस में आपकी पॉलिसी बनी रहेगी, वो पॉलिसी आपकी इंटैक्ट रहेगी जब तक कि आप उसका प्रीमियम भरना बंद ना कर दें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको बैंक सिंगल प्रीमियम प्लान देता है कि मान लीजिए 20 साल का लोन है तो 20 साल की पॉलिसी लेंगे, लेकिन उसका प्रीमियम लमसम में एक ही बार ले लिया जाता है, लेकिन उस प्रीमियम को बैंक फंडिंग कर देता है, यानी कि उसको भी वो लोन के अमाउंट में ऐड कर देते हैं। तो यदि आप अपना लोन ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने एग्जिस्टिंग बैंक को आप कह दीजिए कि आपको पॉलिसी कंटिन्यू करनी है और उसका जो प्रीमियम आपके लोन में जुड़ा हुआ है उस अमाउंट को भी आप रीफाइनेंस कर दीजिए या उस पैसे को आप उन्हें पे कर दीजिए ताकि आपकी पॉलिसी एक्टिव रहे और आपको दूसरी पॉलिसी लेने की जरूरत ना पड़े। और अब वक्त है इस एपिसोड के आखिरी सवाल का, और यह सवाल पूछा है धीरज शर्मा ने। धीरज जी की उम्र 34 साल की है और वो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में कई स्कीम्स हैं, 30,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और यहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और साथ ही टैक्स सेवर फंड्स भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो तो ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्मॉल कैप फंड में 9,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, जबकि टोटल आप 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ 5 इयर्स का है। तो क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव ज्यादा होता है और जब आपका नजरिया बहुत लंबा हो, आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हो तो वो अच्छा रहता है। लेकिन यदि आप 5 साल के नजरिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो वहां पर थोड़ा आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। और स्पेशली अगर फ्लेक्सी कैप में करें तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करते रहेंगे और वो शायद उचित होगा। लेकिन स्मॉल कैप फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट करना छोटे समय के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि यदि दोनों ना सही लेकिन डीएसपी स्मॉल कैप में आप एसआईपी स्टॉप कर दें, उसके बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में, या तो आपके पास एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप है उसमें आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा दें, या फिर एक और नया फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी जो मैंने आज शेयर की आपके साथ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.